डीएमके ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। आज के शो में बात करेंगे डीएमके की याचिका में क्या तर्क दिया गया। साथ ही बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए रेल हादसे के बारे में। उसके बाद जानिए बिहार चुनाव से पहले क्यों केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ गईं। और अंत में बात करेंगे दिल्ली में वायु प्रदूषण पर पूर्व एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या चेतावनी दी। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर और आप देख रहे हैं इस समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं डीएमके ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका दायर की है। डीएमके ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एसआईआर कराने के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पार्टी का तर्क है कि तमिलनाडु में मतदाता सूची के इस कदम से संवैधानिक लोगों के मताधिकार को प्रभावित किया जा सकता है। याचिका में बताया गया है कि ईसीआई ने 24 जून 2025 एवं 27 अक्टूबर 2025 के आदेश जारी किए थे, जिसमें तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों में एसआईआर कराने का निर्देश था। हालांकि डीएमके के मुताबिक तमिलनाडु में पहले ही 6 जनवरी 2025 को एक शॉर्ट रिवीजन करा गया था, जिससे इसमें यह करना था कि जिससे लोग जो मर चुके हैं आयोग को मतदाता के नाम भी हटाने हैं, ऐसे बदलाव शामिल थे। याचिका का मुख्य तर्क यह था कि ईसीआई ने संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधि अधिनियम आरओपीए यानी 1951 की धारा 21 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एसआईआर प्रक्रिया लागू की थी, जो कि इस क्षेत्र में पूर्व से तय विधि के अनुरूप नहीं थी। डीएमके का यह कहना है कि एसआईआर को लागू करने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी नहीं की गई, जो कि कानून के अनुसार चाहिए थी। इस तरह यह प्रक्रिया वैधता से वंचित हो चुकी है। सबसे चिंताजनक बिंदु यह है कि डीएमके के मुताबिक इस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ईसीआई ने नागरिकता पुष्टि जैसे दस्तावेज आवश्यक लागू किए हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था। इस कारण इसे मतदाता सूची पुनरीक्षण से आगे जाकर के नागरिक अधिकार पर मूल्यांकन मानना गया है। याचिका में कहा गया है कि यह प्रक्रिया मतदाता पंजीकरण अधिकार यानी ईआरओ को संदिग्ध विदेशी नागरिक की तरह गतिविधि करने का अवसर देती है, जो कि जटिल और संवेदनशील मामला है। आपको बताते चलें, यदि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में विचार शुरू करती है तो यह केवल तमिलनाडु या फिर ईसीआई के आदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मतदाता सूची, नागरिकता, निर्वाचन आयोग की शक्तियां और संवैधानिक सीमाओं पर एक बड़ा पैमाने पे मौलिक प्रश्न भी खड़ा कर देगा। इसीलिए इस मामले की सुनवाई और निर्णय आने वाले निष्कर्ष देशों के लिए निर्वाचन तंत्र, नागरिक अधिकार व संवैधानिक न्याय दोनों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए रेल हादसे के बारे में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास एक बड़ा रेल हादसा सामने आया, जहां एक पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गई। इस टक्कर में कई लोग घायल हुए और खबर लिखे जाने तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था और यात्रियों में दहशत फैल गई थी। घटना उस वक्त हुई जब बिलासपुर के लालखदान स्टेशन के पास एक एमईएमयू ट्रेन जो है एक बोगी से मालगाड़ी की जाकर के उसकी टकरा जाती है। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब ट्रेन को सिग्नल मिला था, लेकिन ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से वो टकरा गई। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाकर के भर्ती करा दिया गया था। हादसे के बाद रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं और तकनीकी टीमों को मौके पर भेज दिया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सिग्नल गलती की वजह से यह हुई या फिर यह मानवीय त्रुटि है जिसकी वजह से यह घटना घटी हुई है। टक्कर के कारण कुछ देर के लिए ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई, लेकिन बाद में रेलवे ने स्थिति को नियंत्रण करते हुए आवागमन को बहाल कर दिया। हादसे के बाद कई ट्रेनों की अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में पहले भी सिग्नल की समस्या की शिकायत आती रही है। उन्होंने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि ट्रैक और सिग्नल सिस्टम की नियमित जांच की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस हादसे ने एक बार फिर रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर बार जांच के आदेश तो दिए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बदलाव बहुत कम देखने को मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि रेलवे सुरक्षा में निवेश और निगरानी को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि यात्रियों को जान का खतरा ना महसूस हो। आगे की जांच की रिपोर्ट में पता चलेगा कि यह हादसा कैसे हुआ और इस हादसे की असल वजह क्या थी, लेकिन इतना जरूर है कि यह घटना रेलवे प्रशासन के लिए एक बड़ी चेतावनी बनकर के सामने आया है। अब बात करते हैं बिहार चुनाव से पहले क्यों केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ गईं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की हालिया टिप्पणी ने चुनावी हलचल तेज कर दी है।
उन्होंने मोकामा में आयोजित एक राजकीय कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर विरोधी नेता बहुत शोर मचाएंगे तो उन्हें रोका जाएगा और उन्हें पकड़ने का सुझाव भी दिया। इस बयान के वीडियो के वायरल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्रवाई में एक एफआईआर दर्ज करी गई, जिसमें राजनीतिक वातावरण में विवाद गहराता जा रहा है। ललन सिंह की टिप्पणी उस समय आई जब मोकामा में चुनाव की तैयारी चल रही थी। वहां अनंत सिंह नाम के एक प्रत्याशी को गिरफ्तार भी किया गया है और इस पूरे मामले में बीच बचाव में ललन सिंह का समर्थन भी स्पष्ट नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मोकामा में स्थिति बनी है वह साजिश का हिस्सा लगती है। उन्होंने दावा भी करा कि चुनाव में उनकी पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज कर सकती थी, लेकिन इस तरह की टिप्पणी को लेकर के विपक्षी दलों ने तीखा हमला बोला है। राष्ट्रीय जनता दल समेत कई दलों ने लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया की गरिमा के खिलाफ इसे बताया और चुनाव आयोग से इस पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब चुनाव की पृष्ठभूमि संवेदनशील है, चुनाव आयोग की भूमिका, उम्मीदवारों का चयन और चुनावी माहौल सभी पर चर्चा हो रही है। यदि ईसीआई या न्यायालय इस टिप्पणी को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो यह भविष्य में चुनाव आचार संहिता या फिर प्रचार की सीमाओं का उल्लंघन भी माना जा सकता है। आपको बताते चलें, इसीलिए मोकामा का यह मामला अब सिर्फ स्थानीय चुनाव तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह राजनीतिक नेतृत्व, कानून के अनुपालन और निर्वाचन प्रक्रिया जैसे मामलों में भी आ चुका है। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण पर। पूर्व एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या चेतावनी दी। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। पूर्व एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी दी है कि अगर आपके फेफड़े पहले से कमजोर हैं तो तुरंत दिल्ली छोड़ दें। उन्होंने कहा कि राजधानी की हवा अब सामान्य जीवन के लिए खतरनाक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लगातार 300 से 400 के बीच बना हुआ है, जो बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में आता है। यह प्रदूषण केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 फेफड़ों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक हैं, क्योंकि इससे सीधा रक्त प्रवाह में पहुंचते हैं, जिससे नसों में सूजन होती है, दिल का दौरा पड़ना, स्ट्रोक और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने विशेष रूप से चेताया कि बच्चे और बुजुर्ग इस प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। बच्चों के फेफड़े अभी विकसित हो रहे होते हैं, वहीं तेजी से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जिससे वे अधिक प्रदूषण अंदर खींचते हैं। वहीं बुजुर्गों को पहले से मौजूद बीमारियों के कारण यह स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसी बीच एससी ने दिल्ली की प्रदूषण स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने संबंधित एजेंसियों को तत्काल ठोस काम करने के लिए कहा है और जनता को राहत देने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पराली जलाना, वाहनों में धुएं निकलना और निर्माण जैसी धूल जैसी स्थिति जब पैदा हो जाती है, वैसे मुख्य कारणों पर नियंत्रण करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संकट अब केवल दिल्ली की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी बन गया है। अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हर साल सर्दियों में लोगों की सेहत पर भारी असर पड़ेगा और स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। तमाम ऐसे न्यूज के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।